14 साल की उम्र में तुमने अपने हाथों से शैडो अलायंस इंटेलिजेंस नेटवर्क की स्थापना की थी। इसकी ताकत पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तुम लोग केवल बेहद कठिन और खतरनाक मिशन स्वीकार करते थे और कभी असफल नहीं हुए। सिर्फ 4 साल में ही शैडो अलायंस और 1000 ब्लेड्स पेविलियन दुनिया के नंबर 1 संगठन बन गए और बराबरी पर आ खड़े हुए। इसी वजह से दोनों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई, लेकिन दोनों पक्षों की ताकत बराबर थी, इसलिए कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। 18 साल की उम्र में तुम्हें पता चला कि तुम एक बड़े रईस परिवार के बिछड़े हुए असली वारिस हो, लेकिन परिवार में लौटने के पहले ही दिन तुम्हारी 2 पहचानें लगातार उजागर हो गईं। तुम अरबों की कीमत वाली दुनिया की लिमिटेड एडिशन सुपरकार चलाकर रेस ट्रैक पर पहुंचे। जैसे ही तुम वहां पहुंचे, पूरा मैदान हंगामे से भर गया। अरे वो तो बस मिस लियू के आने का इंतजार है, फिर रेस शुरू होगी। इतना कहना ही था कि एक सिल्वर सफेद स्पोर्ट्स कार शानदार ड्रिफ्ट लगाते हुए मैदान के बीचों बीच आकर रुकी। कार से उतरी महिला ने काला चश्मा पहन रखा था और उसके होंठों पर बेफिक्र मुस्कान थी। तुम हंसी रोक नहीं पाए। ये लड़की सच में ध्यान खींचने में माहिर है, लेकिन किसे पता था कि वह सीधे तुम्हारी ओर चली आएगी। उसने चश्मा नीचे खिसकाया और अपनी चमकदार आंखों से तुम्हारी कार को देखते हुए पूछा, ये कार तुम्हारी है? तुमने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। लियू रुयान ने तुरंत मजाक उड़ाया, छोटे भाई तुम भी रेस में हिस्सा लेने आए हो? बालिग तो हो ना, बाद में हार गए तो रोना मत। तुम्हारी आवाज तुरंत ठंडी हो गई। छोटे भाई भी रेस में हिस्सा लेने आया है? लेकिन यह बात उस पर असर नहीं कर पाई। लियू रुयान तुरंत भड़क गई और गुस्से से बोली, अरे मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ, कहाँ से बूढ़ी लगती हूँ? तुम्हारे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो फिर तुम मुझे छोटा क्यों कह रही हो? वह तुरंत निरुत्तर हो गई। हारती बाजी पलटने के लिए उसने खुद ही प्रस्ताव रखा, चलो एक शर्त लगाते हैं, कैसा रहेगा? तुम्हारी दिलचस्पी बढ़ गई। किस बात की शर्त? जो चैंपियन बनेगा वही जीतेगा। अगर तुम हार गए तो मुझे बड़ी बहन मानना होगा। तुमने भौं उठाई। और अगर तुम हार गई तो? उसने घमंड से कहा, मानो जीत पहले से तय हो, तो मैं तुम्हारी छोटी बहन बन जाऊंगी। जो कहोगे वही करूंगी। तुम कार में बैठते हुए सिर्फ इतना बोले, तैयार रहना मुझे भैया कहने के लिए बहन। आसपास की भीड़ में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। उसी बीच रेफरी ने रेस शुरू करने का संकेत दिया। दर्जनों स्पोर्ट्स कारें गर्जना करती हुई आगे निकल पड़ी। लियू रुयान की सिल्वर सफेद कार सबसे आगे थी और दर्शक दीर्घा उसके समर्थन में चीख रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल शांत थे। तुमने सामने आने वाले मोड़ को ध्यान से देखा। सहचालक सीट पर बैठा बी यूनिताओ उत्साह से चिल्लाया, भाई लू जल्दी ओवरटेक करो, उसे पीछे छोड़ दो। तुम्हारे होठों पर शरारती मुस्कान उभरी। ठीक है, जैसा तुम कहो। इतना कहकर तुमने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। दोनों हाथ तेजी से स्टीयरिंग घुमाने लगे। सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचकर तुमने रफ्तार कम करने के बजाय और बढ़ा दी। सब लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि तुम पागल हो गए हो। सबकी सांसें अटक गईं। अगले ही पल पूरे मैदान में पहले से भी ज्यादा जोरदार चीखें गूंज उठीं। किसी ने मुश्किल से लार निकली और कहा, अभी जो हुआ क्या वो लाइटनिंग कॉर्नरिंग थी? क्या वो कार किंग अंकल बाई की खास तकनीक नहीं है? तो क्या वो सच में अंकल बाई हैं? रेस ट्रैक पर तुम्हारी और लियू रुयान की कारों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। वह दांत भींचकर एक्सेलरेटर दबा रही थी, जबकि तुम आराम से उसके पीछे बने हुए थे। अगला मोड़ सामने आने ही वाला था। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। श्याओताओ मजबूती से बैठना, आज तुम्हारा भाई तुम्हें उड़ान का मजा चखाएगा। तुम्हारी आंखों में ठंडी चमक उभरी। तुमने एक्सेलरेटर एक बार फिर पूरी ताकत से दबा दिया। इंजन की गर्जना आसमान तक गूंज उठी। नीली विंड गॉड। और जब तक वह संभल पाता, तुम्हारी विंड गॉड कार कब की नजरों से ओझल हो चुकी थी और एक शानदार ड्रिफ्ट के साथ तुम फिनिश लाइन के सामने आकर स्थिरता से रुक गए। दर्शक दीर्घा पूरी तरह फट पड़ी। हर कोई उत्साह में अपनी सीट से खड़ा हो गया। ये अंकल बाई हैं, पक्का अंकल बाई ही हैं। उनके अलावा ऐसी दिव्य ड्राइविंग स्किल किसके पास हो सकती है? हे भगवान, दिग्गज कार किंग अंकल बाई इतने जवान निकले। मिस लियू का उनसे हारना बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। तुम अभी कार से उतरे ही थे कि लियू रुयान कुछ देर पहले के खौफनाक अनुभव को भूलकर पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ तुम्हारी ओर दौड़ पड़ी। महानुभाव, क्या आप सचमुच अंकल बाई हैं? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल असली। वह वहीं स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी अपने आदर्श को चुनौती दे दी थी। अगले ही पल उसने उत्साह से कहा, भैया नहीं, आपको तो मैं पूर्वज कहूँ तब भी कम है। महानुभाव, क्या आपका कॉन्टैक्ट मिल सकता है? तुम्हारे पतले होंठ हिले और तुमने बेरुखी से सिर्फ 2 शब्द कहे, नहीं मिल सकता। उसी समय लियू ग्रुप के प्रेसिडेंट ऑफिस में एक सूट पहने महिला फाइलें देख रही थी। अचानक उसके फोन पर एक संदेश आया, मैडम लियू, कार किंग अंकल बाई दिखाई दिए हैं। आपने एक बेहद शानदार मुकाबला मिस कर दिया। लियू युनशी ने फोटो खोली। तुम्हारा चेहरा साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। वह धीरे से बुदबुदाई, तो ये वही है मंदिर में दिखा वह दिखावटी खूबसूरत लड़का। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन झपकी। जब उसने दोबारा चैट खोली तो चौंक गई। सारी तस्वीरें गायब थीं। यहाँ तक कि ड्रोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियो भी मिट चुके थे। लियू युनशी ने उंगलियों से मेज थपथपाई और धीरे से बोली, तो इसे हैकिंग भी आती है? उसने तुरंत अपने सहायक मू यूलू को आदेश दिया, आज की रेस के सारे वीडियो ढूंढो। जिसने वीडियो डिलीट किए हैं उसे मेरे सामने लाओ। यह मू यूलू वही था
जो हैकर रैंकिंग में 5वें स्थान पर था। उधर तुम आराम से सहचालक सीट पर बैठे थे। तुम्हारी गोद में रखा लैपटॉप हल्की रोशनी बिखेर रहा था। तुम्हारी पतली उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। तुमने अपने बारे में मौजूद सारे फोटो और वीडियो इंटरनेट से पूरी तरह साफ कर दिए। लैपटॉप बंद करते हुए तुमने आलस से जम्हाई ली। तभी अचानक स्क्रीन पर लाल चेतावनी चिन्ह उभर आया। कोई तुम्हारे फायरवॉल पर हमला कर रहा था। तुम ठंडे स्वर में हंसे। इतनी हिम्मत किसकी है, मुझे चुनौती देने चला आया? तुम तुरंत सीधे बैठ गए। लैपटॉप फिर से खोला। तुम्हारी आंखें पल भर में तलवार जैसी ठंडी हो गईं। चेहरे पर बर्फ जैसी सख्ती छा गई। बीयूनताओं एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हंसते हुए बोला, भैलू आप हैकर रैंकिंग में नंबर 1 हैं। ये आदमी तो सीधे लोहे की दीवार से टकरा गया है। दूसरी ओर मू यूलू के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थीं। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। लियू युनशी ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? मू यूलू तेजी से कीबोर्ड चलाते हुए हकलाकर बोला, मैडम मैंने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया है। वह इंपीरियल कैपिटल में है। अब देखिए मैं उसे कैसे पकड़ता हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उसने घबराकर पसीना पोंछा और बोला, नहीं उसकी तकनीक मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, कम से कम हैकर रैंकिंग के टॉप 3 स्तर की। लियू युनशी गहरे विचार में पड़ गई। फिर उसने सीधे लैपटॉप अपने हाथ में ले लिया। मैं खुद इस विशेषज्ञ से मिलती हूँ। अगले ही पल स्क्रीन पर कोड्स पागलों की तरह दौड़ने लगे। एक खामोश युद्ध शुरू हो चुका था। तुम स्क्रीन पर नजर गड़ाए बुदबुदाए, ये तो पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हैकर रैंकिंग में ऐसा व्यक्ति कब आ गया? उधर लियू युनशी की आंखों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। दिलचस्प? सामने वाला व्यक्ति शायद वही है जो रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तुम दोनों पूरी एकाग्रता के साथ इस अदृश्य साइबर युद्ध में भिड़ चुके थे। दरवाजे पर आते ही उसने मेरे साथ इतनी चालें चली। अचानक तुमने ठप्प की आवाज के साथ लैपटॉप बंद कर दिया और दोनों हाथ उसके ढक्कन पर रख दिए। लगता है आज सच में किसी काबिल प्रतिद्वंद्वी से सामना हुआ है। बीयूनताओं इतना डर गया कि लगभग एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ बैठा। भाई लू, कहीं आप हार तो नहीं गए? तुम्हारे होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। हार? कैसी बात कर रहे हो? हालांकि उसने मेरी लोकेशन ढूंढ ली, लेकिन उसका कंप्यूटर भी मैंने पूरी तरह हैक करके ठप कर दिया। उसी समय लियू युनशी भी काली पड़ चुकी स्क्रीन को घूर रही थी और लगभग वही बात कह रही थी। दिलचस्प, आखिरकार किसी काबिल प्रतिद्वंद्वी से सामना हुआ है। उसने तुरंत मू यूलू को आदेश दिया, यह आदमी भी इंपीरियल कैपिटल में है। तुरंत कांगाहुआ एवेन्यू की निगरानी कैमरों की फुटेज निकालो। कुछ ही देर में निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने आ गई। स्क्रीन पर एक नीली विंड गॉड सुपरकार दिखाई दी। लियू युनशी ने तस्वीर को झूम किया। विंडशील्ड के पार 2 धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। सहचालक सीट पर मानो एक लैपटॉप भी रखा था। उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। काफी दिलचस्प है। इस लड़के के आसपास एक हैकर मास्टर भी छिपा हुआ है। स्कूल खुलने के पहले दिन माँ और बड़ी बहन ने तुम्हारा स्कूल बैग किसी खजाने के बक्से की तरह भर दिया। कभी थर्मस, कभी दूध, कभी चॉकलेट। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें जरा सी भी तकलीफ ना हो जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले ही पूरे युचेंग हाई स्कूल में हलचल मच चुकी थी। बड़ी खबर, वह लड़का जो 10 साल से गायब था और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया, वह आज वापस स्कूल आ रहा है। उसी समय तुम्हारे भावी क्लास टीचर लियू काई प्रिंसिपल के ऑफिस में गुस्से से भरे हुए थे। प्रिंसिपल साहब, मेरी क्लास में सारे टॉपर हैं। आप एक ऐसे इंसान को उसमें डाल रहे हैं जिसने 10 साल से पढ़ाई नहीं की। क्या आप जानबूझकर हमारी क्लास का औसत परिणाम गिराना चाहते हैं? प्रिंसिपल असहाय होकर बोले, टीचर लियू, लू परिवार ने खुद अनुरोध किया है, मैं क्या कर सकता हूँ? लियू काई अभी भी संतुष्ट नहीं थे। अगर उसकी वजह से बाकी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई तो? प्रिंसिपल ने टालते हुए कहा, जब तक वह कोई परेशानी न खड़ी करे, समझिए कि क्लास में उसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन 12वीं की पहली क्लास में पहले ही हाहाकार मचा हुआ था। गया काम से। अब पूरी स्कूल हमें हंसी का पात्र बनाएगी। हे भगवान, हमें एक अनपढ़ के साथ पढ़ना पड़ेगा, कहीं मेरा आईक्यू भी कम ना हो जाए। तभी तुम शांत और आत्मविश्वास भरे कदमों से क्लास में दाखिल हुए। अचानक चारों तरफ से हैरानी भरी आवाजें उठने लगीं। हे भगवान, यह तो बेहद हैंडसम है। इसका व्यक्तित्व कितना शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो। स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का भी इसके सामने फीका पड़ गया। लेकिन जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंका गई वह यह थी कि हमेशा ठंडी और किसी की परवाह न करने वाली लू शुए ने खुद तुम्हारे लिए कुर्सी खींच दी। वह चमकती मुस्कान के साथ बोली, दूसरे भैया यहाँ बैठिए। बैठने के बाद तुमने यूं ही एक भाषा की किताब उठाई। तुम इतनी तेजी से उसके पन्ने पलटने लगे कि सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई। सबको लगा कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस किताब का हर शब्द पहले से तुम्हारे दिमाग में दर्ज था। वे लोग सचमुच समझ रहे थे कि तुम नाटक कर रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात थी। चारों तरफ फुसफुसाहटें मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी गूंज रही थीं। क्या इसे सच में किताब में लिखा कुछ समझ आता है? लेकिन यह तो किसी अनपढ़ जैसा नहीं दिखता। तुम्हें इन बच्चों से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने सीधे ब्लूटूथ ईयरफोन पहन लिए। अगर शोर को बंद नहीं करते तो तुम्हें डर था कि कहीं खुद को रोक ना पाओ। उसी समय एक लड़की कंधे पर बैग टांगे क्लास में दाखिल हुई। उसके चेहरे की मुस्कान इतनी चमकदार थी
कि पूरी क्लास के लड़के शर्मा गए। वह थी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान। उसकी नजर अचानक तुम पर पड़ी। पहले वह ठिठक गई, फिर गौर से तुम्हें देखने के लिए पास आ गई। तुमने ठंडी नजर से सिर उठाया। यह लड़की आखिर देख क्या रही है? लेकिन अगले ही पल लियू रुयान खुशी से लगभग उछल पड़ी। वह बिजली की तरह तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। महानुभाव, आप यहाँ कैसे? क्या आप भी? तुमने उसे नापसंदगी भरी नजर से देखा। जरा धीरे बोल सकती हो? वह शर्माते हुए सिर खुजलाने लगी। तुमने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ बैठा हूँ। क्या यह काफी स्पष्ट नहीं है? और हाँ, उस दिन की बात किसी को मत बताना। लियू रुयान ने तुरंत सीना ठोककर कहा, चिंता मत कीजिए, मेरे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। फिर उसने पैर से एक कुर्सी अपनी ओर खींची और तुम्हारे बगल में बैठ गई। चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए वह बोली, महानुभाव, कम से कम अपना कांटेक्ट तो दे दीजिए। पूरी क्लास ने एक साथ ठंडी सांस ली। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियू रुयान एक तथाकथित अनपढ़ लड़के से खुद संपर्क मांग रही थी। तुमने बिना किसी भाव के सिर्फ 2 शब्द कहे, नहीं। लियू रुयान तुरंत बेचारा सा चेहरा बनाकर तुम्हारी ओर देखने लगी। वह तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोली, भाई लू। ये भाई तो उसके मुंह से काफी आसानी से निकल गया। फिर उसने गंभीरता से माफी मांगी। भाई लू, उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, मेरी गलती माफ कर दीजिए। तुम ईयरफोन से खेलते हुए बेपरवाही से बोले, मैं आम तौर पर माफी नहीं सुनता, जिससे दुश्मनी होती है उसका हिसाब मैं उसी वक्त बराबर कर देता हूँ। वह अभी और खुशामद करने ही वाली थी कि तुम्हारी बहन लू शुए वापस आ गई। यह दृश्य देखते ही वह भड़क उठी। लियू रोयान, मेरे भाई से दूर रहो। लियू रोयान का चेहरा अविश्वास से भर गया। वो तुम्हारा भाई है? लू शुए गर्व से सीना तानकर बोली, मेरा दूसरा भाई। लियू रुयान के मुंह से लगभग निकल ही गया, क्या तुम्हारा दूसरा भाई? वही अनपढ़ नहीं, लेकिन उसने आखिरी 2 शब्द बड़ी मुश्किल से निगल ली। उसी समय स्कूल की दूसरी खूबसूरत लड़की शेन छिंगची लापरवाही से चलते हुए वहां आ पहुंची। तुम्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपने हिसाब से एक आकर्षक मुस्कान दी। नए छात्र, आपको क्या कहकर बुलाऊं? तुम्हारी बहन ने तुरंत एक शब्द उछाल दिया, दफा हो जाओ, मेरे भाई से दूर रहो। लेकिन शेन छिंगची ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वह मुस्कुराकर बोली, हेलो बड़े भाई, मेरा नाम शेन छिंगची है। लियू रुयान भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। भाई लू, इसकी बात मत सुनिए, ये पूरी की पूरी बेवकूफ है। कुछ ही क्षणों में यूचेंग हाई स्कूल की तीनों सबसे चर्चित लड़कियां तुम्हारे आसपास जमा हो गईं। एक ही पल में तुम पूरी क्लास के लड़कों की ईर्ष्या का केंद्र बन गए। क्लास शुरू होने की घंटी बज चुकी थी, लेकिन माहौल अब भी अस्त व्यस्त था। गिनती नहीं की जा सकने वाली जलन भरी निगाहें तुम्हारी ओर उठ रही थीं। स्कूल के पहले दिन की पहली क्लास में ही क्लास टीचर लियू काई गुस्से से किताब मेज पर पटक बैठे। पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा शोर हमारी क्लास में है। अगले साल जून में कॉलेज प्रवेश परीक्षा है। तुम लोगों का यह लापरवाह रवैया रहा तो यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिला लोगे? पूरी क्लास तुरंत शांत हो गई। सिर्फ तुम ही सिर झुकाकर मोबाइल चलाते रहे। तुम्हें देखकर लियू काई का मूड और खराब हो गया। उसकी नजर में तुम एक ऐसे अनपढ़ छात्र थे जो पूरी क्लास को पीछे खींच सकता था। उसे लगता था कि तुम उसके शिक्षकीय जीवन पर लगा एक दाग हो। सौभाग्य से तुम्हारे अंक क्लास के कुल परिणाम में शामिल नहीं होने वाले थे, इसलिए जब तक तुम कोई परेशानी न खड़ी करो वह तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहता था। इस तरह पूरी सुबह निकल गई। दोपहर में जब तुम कैंटीन पहुंचे, अभी अभी बनी तुम्हारी 2 छोटी बहनें लियू रुयान और शेन छिंगची फिर तुम्हारे पीछे पड़ गईं। भाई लू, आपको क्या खाना है? मैं लेकर आती हूँ। भैया, दूध वाली चाय पियेंगे? तुमने सिर पकड़ते हुए हाथ हिलाया। जो ठीक लगे ले आओ। तुमने एक खाली सीट ढूंढी और बैठकर वीडियो देखने लगे, लेकिन आसपास की फुसफुसाहटें फिर सुनाई देने लगीं। वही लू परिवार का दूसरा युवा मालिक है। असल में तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अगर किसी ने प्राथमिक स्कूल तक पूरा नहीं किया तो सिर्फ सुंदर होने से क्या फायदा? तुमने अनसुना करने का नाटक किया, लेकिन दोपहर में लाइब्रेरी पहुंचने पर तुम्हें इससे भी बड़ा तमाशा देखने को मिला। लाइब्रेरी के अंदर एक खूबसूरत युवती कुर्सी पर तिरछी बैठी हुई थी। वह झुंझलाकर किताब फेंकते हुए बोली, लियू युनशी, आखिर सोच क्या रही है? अचानक लाइब्रेरियन बनकर यहाँ क्यों आ गई? क्या उसके पास कोई काम नहीं है? पास बैठी एक पीले चेहरे वाली सुंदर लड़की चेन शियाओयुन धीरे से बोली, वह हमेशा अपने मन की करती है। उसके काम कभी सामान्य लोगों जैसे नहीं होते। इसी बीच तुमने लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। मेई लियांगशिन तुरंत उठकर तुम्हारी ओर आई, लेकिन तुम्हारा चेहरा साफ देखने के बाद उसकी आंखें अचानक फैल गईं। अरे, तुमने अनजान बनते हुए कहा, कोई उपन्यास या पत्रिका चाहिए? वह बोली, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी एक गहरी और बेहद मधुर महिला आवाज सुनाई दी, किताब लेने से पहले लाइब्रेरी कार्ड बनवाना होगा। तुमने आवाज की दिशा में देखा। अंदर वाले कमरे से एक महिला बाहर निकली। उसने हाथ से सिलवाई गई चेकदार शर्ट पहन रखी थी। लंबा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और बेहद मोहक चेहरा। वह चेहरा, वे लंबी लोमड़ी जैसी आंखें, वह लियू युनशी के अलावा और कौन हो सकती थी? क्या दुनिया पागल हो गई थी? लियू युनशी जैसी चालाक और शक्तिशाली महिला यहाँ लाइब्रेरियन कैसे बन गई? वह कंप्यूटर के सामने बैठी और ठंडे स्वर में 3 शब्द बोली, मोबाइल नंबर। तुमने नंबर बता दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा मन उथल पुथल मचा रहा था। क्या मेरी पहचान उजागर हो गई? नहीं, मेरी पहचान हमेशा गुप्त रही है। चाहे लियू युनशी कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, वह इसे नहीं खोज सकती। कार्ड बन जाने के बाद तुम किताबें ढूंढने चले गए, लेकिन लियू युनशी बिना कुछ कहे तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार तुम रुक गए। मुड़कर उसकी ओर देखा
और बोले, मैं तुम्हारी किताबें चुराने वाला नहीं हूँ, फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लियू युनशी आराम से किताबों की अलमारी के सहारे खड़ी थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। कुछ किताबें ऊपर रखी हुई हैं। मुझे डर था कि स्टूडेंट लू उन्हें नहीं निकाल पाएगा। तुम्हारी आंखें ठंडी हो गईं। 7वीं रात सच में लोगों की मदद करने का बहुत शौक रखती है। वह जरा भी हैरान नहीं हुई कि तुम उसे पहचानते हो। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो मेरा हमेशा का अंदाज है। तुम मन ही मन हंस पड़े। कितनी मोटी चमड़ी है इसकी। हमेशा का अंदाज? इसकी बातों पर विश्वास करे भी तो कौन। ठीक है, अगर अभिनय करना है तो देखते हैं कौन बेहतर अभिनेता है। तुमने उसकी ओर एक मासूम सी मुस्कान फेंकी और सबसे ऊपर रखी किताब की ओर इशारा किया। तो फिर 7वीं रात, कृपया वह किताब उतार दीजिए। लियू युनशी ने हाथ बढ़ाया और आसानी से किताब उतार ली। तुमने तुरंत दूसरी किताब की ओर इशारा किया। और यह भी, यह वाली भी चाहिए। लगातार 5 किताबें चुनने के बाद भी लियू युनशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेई लियांगशिन हैरानी से बोल पड़ी, स्टूडेंट, यहाँ एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 3 किताबें ही ले जा सकता है। तुम तुरंत लियू युनशी की ओर मुड़े। आंखों के कोने हल्के से उठे और आवाज भी नरम हो गई। 7वीं रात, क्या मैं ये किताबें ले जा सकता हूँ? लियू युनशी ने मेई लियांगशिन की ओर देखा तक नहीं। उसने सीधे आदेश दिया, किसी को बुलाओ और इन किताबों को बैग में पैक कर दो। तुम मन ही मन उसे चालाक लोमड़ी कहकर कोस रहे थे, लेकिन चेहरे पर विनम्र मुस्कान बनाए रखी। धन्यवाद। 7वीं रात, लियू युनशी तुम्हारी जाती हुई पीठ को देखती रही। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं, होंठों पर मुस्कान उभर आई। उसे लग रहा था कि यह सुंदर चेहरा वाला लड़का उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तुम बैग लेकर सीढ़ियां उतर ही रहे थे कि एक लड़का तुम्हारे सामने आकर रुक गया। उसके बाल कानों तक थे और वह सिर झुकाए घबराहट से बोला, क्या आप लूचेन हैं? तुमने ठंडे स्वर में पूछा। कोई काम है? वह काफी देर तक होंठ काटता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तुमने उसे अर्थपूर्ण नजर से देखा, कुछ नहीं कहा और उसके पीछे चल पड़े। वह तुम्हें स्कूल के पीछे छोटे जंगल में ले गया। जैसा कि तुमने सोचा था, वहां पहले से ही दर्जन भर लड़के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सबकी वेशभूषा सड़क छाप गुंडों जैसी थी। शरीर पर ब्रांडेड कपड़े लदे हुए थे और चेहरे पर अमीरजादों वाला घमंड साफ झलक रहा था। तुम्हें लाने वाला जी बोदा कांपती आवाज में उनके सामने बोला, भाई गुआन, मैं लू चेन को ले आया हूँ, अब मैं जा सकता हूँ? वह मुड़कर जाने ही वाला था कि तुमने उसे रोक लिया। रुको, यहीं रहकर एक अच्छा तमाशा देखो। गुंडों की टोली तुम्हें ऐसे देखने लगी जैसे तुम कोई मूर्ख हो जिसे अपनी हालत का अंदाजा ही नहीं। तुमने सामने खड़े गुआन मू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, इतने लोगों को साथ लाए हो? क्या मुझसे झगड़ा करने आए हो? सिर्फ 1.74 मीटर लंबे होने के बावजूद तुम्हारा दबदबा इतना था कि गुआन मू खुद दबा हुआ महसूस कर रहा था। वह तुम्हारी ओर घूरते हुए बोला, ज्यादा मत उछलो, सिर्फ इसीलिए कि तुम लू परिवार से हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अगर समझदार हो तो शेन छिंगची से दूर रहो। वह लड़की मुझे पसंद है। तुम हल्का सा हंसे। क्या तुम रोज ब्रश नहीं करते? सांसों से इतना घमंड क्यों निकल रहा है? गुआन मू गुस्से से पागल हो गया। उसने हाथ उठाकर तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन अगले ही पल कड़क एक साफ आवाज गूंजी। तुमने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। गुआन मू की कलाई उसी क्षण उखड़ गई। वह दर्द से चीख उठा, आह! तुम सब लोग एक साथ हमला करो, इसे पकड़ लो। दर्जन भर लड़के एक साथ तुम्हारी ओर टूट पड़े। तुमने हाथ में पकड़ा बैग एक तरफ फेंक दिया, शरीर को हल्का मोड़ा और हमले से बच गए। फिर बिजली जैसी तेज एक लात मारी, तेज, सटीक और बेहद ताकतवर। जिसे लात लगी वह जमीन पर गिरा और दोबारा उठ ही नहीं पाया। कुछ ही पलों में सारे लड़के जमीन पर पड़े कराह रहे थे। उसी समय छिपी हुई जगह से कोई यह पूरा दृश्य दिलचस्पी के साथ देख रहा था। उसके होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। यह सुंदर चेहरा वाला लड़का काफी निर्दयी निकला। तुमने हाथों की धूल झाड़ी और जमीन पर पड़े लोगों से कहा, आगे से मुझे देखते ही रास्ता बदल लेना और जल्दी अस्पताल चले जाओ। देर हो गई तो यह हाथ शायद बच नहीं पाएगा। गुआन मू और उसके साथियों की हालत देखकर जी बोदा के चेहरे पर संतोष की झलक उभरी। तुमने जमीन पर पड़ा बैग उठाया और उस पर लगी धूल झाड़ दी। फिर अचानक पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? जी बोदा बुरी तरह घबरा गया। अगले ही पल वह तुम्हारे सामने आकर गहराई से झुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी, माफ कीजिए, सच में माफ कीजिए। अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाता तो वे मुझे मार डालते। मेरा परिवार गरीब है, मैं उनसे दुश्मनी नहीं ले सकता। तुमने ठंडी नजर से उसे देखा और एक सवाल पूछा जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम उनसे नहीं उलझ सकते थे तो क्या मुझसे उलझ सकते थे? जी बोदा ने सिर उठा लिया। आंखों में आंसू भर आए थे। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद की लड़की ने मेरी गिरी हुई पेन उठाकर मुझे दे दी थी। उसने मुझे आधे साल से ज्यादा समय तक परेशान किया। तुम्हें तुरंत समझ आ गया, यह सब शेन छिंगची की वजह से था। उसके कमजोर कंधे ढीले पड़ गए, गर्म आंसू लगातार गिर रहे थे। उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद किया, थप्पड़ मारे, गंदा पानी पिलाया, मेरे कपड़े उतार दिए, सर्दियों में मेरे सिर पर ठंडा पानी डाला और तस्वीरें खींचकर मुझे धमकाते रहे। मैंने शिक्षकों से शिकायत की, पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन उसका परिवार अमीर है। उसका मामा स्कूल का अनुशासन अधिकारी है। उसे सिर्फ 2 बातें सुननी पड़ी, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा क्रूर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने कहा कि अगर मैंने दोबारा शिकायत की तो वह मेरे दादा दादी तक को नहीं छोड़ेगा। जी बोदा लगातार झुककर माफी मांगता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सच में नहीं पता था। माफ कीजिए। तुम्हारी आंखों की कठोरता धीरे धीरे नरम पड़ गई। तुमने जेब से टिश्यू निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से टिश्यू ले लिया। धन्यवाद। लेकिन
अचानक तुम्हारा स्वर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। तुम काफी समझदार हो, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ चाल नहीं चलनी चाहिए थी। जीबोदा के आंसू पोंछते हाथ अचानक रुक गए। तुमने उसकी जेब से झांकती चीज पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। वह कुछ पल झिझका, फिर मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। हैरानी से पूछ बैठा, आपको कैसे पता चला? तुमने शांत स्वर में कहा, भाई। उसने तुरंत शर्म से सिर झुका लिया। तुमने आगे कहा, तुम बस मेरा इस्तेमाल करके उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे, है ना? यह छोटी सी चाल मेरे सामने नहीं चल सकती। जब से तुम लाइब्रेरी के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे और जानबूझकर मुझे इस सुनसान जंगल तक लेकर आए, तभी से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर जब मैंने गुआनमू का तुम्हारे प्रति रवैया देखा, तब पूरी बात समझ में आ गई। तुमने पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी क्योंकि तुम्हें डर था कि गुआनमू तुम्हें जाने नहीं देगा। तुम शायद छिपकर तस्वीरें भी लेना चाहते थे, फिर रिकॉर्डिंग और फोटो मेरी बहन को भेजते। दूसरे के हाथ से बदला लेना, बुराई का जवाब बुराई से देना, उसकी पूरी योजना उजागर हो चुकी थी। वह घबराकर बोला, माफ कीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि वह सच में आप पर हाथ उठा देगा। मुझे लगा था कि वह बस आपको डराएगा। उसी समय दूर छिपी हुई लियू युनशी की भौहें सिकुड़ गईं। वह बहुत दूर थी, इसलिए उनकी बातचीत सुन नहीं पा रही थी। उसके मन में सवाल उठा, यह मासूम चेहरा वाला लड़का आखिर करना क्या चाहता है? जीबोदा के जाने के बाद तुम अचानक खाली जंगल की ओर देखते हुए लापरवाही से बोले, सातवें मालिक, चोरी छिपे झांकना कोई अच्छी आदत नहीं है। अगले ही पल लियू युनशी आराम से पेड़ के पीछे से बाहर निकल आई। यह औरत मानो किसी कहानी से निकलकर आई हुई मोहिनी थी। उसकी लंबी लोमड़ी जैसी आंखें बेहद आकर्षक थीं। आंख के कोने पर बना लाल तिल उसे और भी रहस्यमयी बना रहा था। तुम मन ही मन बुदबुदाए, यह काली लोमड़ी सच में पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन उसने भौं उठाई, आंखों के कोने हल्के से ऊपर उठे। उसने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, लगता है हम इतने करीब आ गए हैं कि एक दूसरे को उपनाम देने लगे हैं। वह थोड़ा रुकी, फिर धीरे से 3 शब्द बोले, छोटे सफेद कमल। तुम्हारे मन में तुरंत उसकी एक और शिकायत जुड़ गई, इस काली लोमड़ी ने तुम्हें छोटा सफेद कमल कह दिया था। तुमने गुस्सा दबाते हुए पूछा, सातवें मालिक यहाँ किस लिए आए हैं? वह सहजता से बोली, बस यूं ही रास्ते से गुजर रही थी। फिर उसने तुम्हारी ओर देखते हुए कहा, स्टूडेंट लू, तुम्हारी लड़ने की कला काफी अच्छी है। यह सब कहाँ सीखा? मैं भी कुछ आत्मरक्षा सीखना चाहती हूँ। तुमने मन ही मन आंखें घुमाई। यह औरत अब अभिनय करने की भी जहमत नहीं उठा रही। तुम बोले, सातवें मालिक की क्षमता देखकर तो नहीं लगता कि उन्हें किसी शिक्षक की जरूरत है। वह मुस्कुराई, लगता है तुम मेरे बारे में काफी जानते हो। तुमने सपाट जवाब दिया, ज्यादा नहीं। वह फिर बोली, क्लास शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देती हूँ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन तुम्हें उसमें छिपी चेतावनी साफ सुनाई दे रही थी, ताकि कोई और तुम्हें परेशान न करे। मुझे यकीन है कि स्टूडेंट लू भी नहीं चाहता होगा कि यह मामला सबको पता चले। तुमने तुरंत बात समझ ली, तो फिर आपको तकलीफ दूंगा। इतना कहकर तुमने किताबों वाला बैग उसकी ओर बढ़ा दिया। लियू युनशी कुछ पल बैग को देखती रही, फिर उसे पकड़ लिया। भौहें उठाकर बोली, तुम बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। तुमने पूरी गंभीरता से जवाब दिया, अपने बॉडीगार्ड से संकोच कैसा? उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई, आंखों की चमक मानो समुद्र में गिरे सितारों जैसी थी। तुम मन ही मन बुदबुदाए, सच में बड़ा खतरनाक आकर्षण है इस औरत में। रास्ते में चलते हुए तुम दोनों तुरंत सबके ध्यान का केंद्र बन गए। चारों ओर से आवाजें आने लगी, ये दोनों कौन हैं? साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। वह लड़का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, लू शुए का दूसरा भाई। इतने अच्छे लुक्स हैं कि आसानी से स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का बन सकता है। क्या इतने हैंडसम लड़के की पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? तुमने देखा कि ये बातें सुनकर लियू युनशी की आंखें हल्की ठंडी हो गईं। जब तुम क्लास के दरवाजे तक पहुंचे, लियू रुयान दौड़ती हुई आ गई। सातवें मालिक, आप यहाँ कैसे? उसने पहले तुम्हें देखा, फिर लियू युनशी को। चेहरा सवालों से भर गया। आप दोनों साथ में क्यों हैं? तुमने तुरंत बहाना बना दिया, इन्होंने मुझसे रास्ता पूछा था। लेकिन मन में सोच रहे थे, तो ये दोनों रिश्तेदार हैं? लियू युनशी ने सिर्फ इतना कहा, मैं इसे देखने स्कूल आई थी। ये कहकर उसने तुम्हारी ओर एक नजर डाली, फिर मुड़कर चली गई। पीछे सिर्फ हैरान खड़ी लियू रुयान रह गई। तुम मन ही मन हंसे। क्या यह सच में सिर्फ उसे देखने आई थी? तुम अपनी सीट पर लौटे, बैग से किताब निकालने ही वाले थे कि लियू रुयान बोली, भाई चेन, आपकी कोई चीज गिर गई है। तुमने नीचे देखा, लेकिन लू शुए उससे पहले झुककर चीज उठा चुकी थी। वह हकलाते हुए बोली, बस एक बेकार कागज है भैया, बाद में मैं इसे फेंक दूंगी। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह किताबों में था, इसलिए तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब तुमने दराज खोली तो एक और लिफाफा निकला। शेन छिंगची की आंखें फैल गईं। यह तो प्रेम पत्र है। लू शुए का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। एक और, अगले ही पल तुमने पूरी दराज ही उलट दी। धड़ाधड़ लिफाफे बाहर गिरने लगे। 20-30 इतने प्रेम पत्र थे कि छोटा सा ढेर बन गया। तीनों लड़कियां स्तब्ध रह गईं। लू शुए के गुस्से से मुट्ठियां चरमराने लगीं। वहीं लियू रुयान ने तुम्हारी ओर अंगूठा दिखाया। भाई चेन, आप तो कमाल हो, पूरा दराज प्रेम पत्रों से भरा पड़ा है। तुमने भौं उठाई, तुम्हें चाहिए? फिर एक ही झटके में सारे प्रेम पत्र शेन छिंगची की मेज पर फेंक दिए। सब तुम्हारे हुए। शेन छिंगची ने घृणा भरे चेहरे के साथ सारे प्रेम पत्र उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिए। लू चेन को क्या वे लोग पाने का सपना भी देख सकते हैं? पूरी दोपहर तुम सिर झुकाकर किताबें पढ़ते रहे। शिक्षक जब भी तुम्हें देखते बस सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। उनकी नजर में तुम एक नालायक छात्र थे जो सिर्फ दिखावे के लिए किताबें खोलकर बैठा रहता था। उधर लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर मेई लियांगशन हैरानी से बोली, लाइब्रेरियन बनना तो ठीक है, लेकिन तुमने क्लासरूम के कैमरे भी हैक कर लिए। चेन शियाओयू ने स्क्रीन पर तुम्हारी तरफ इशारा किया। अरे ये तो वही लड़का है जो आज किताबें लेने आया था। उसी समय वीडियो मीटिंग खत्म करके लियू युनशी अपने कमरे से बाहर आई। मेई लियांगशन तुरंत मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा करने लगी। दीदी लियू,
कभी लाइब्रेरियन बन रही हो, कभी कैमरे हैक कर रही हो। क्या तुम्हें वह लड़का पसंद आ गया है? लियू युनशी ने एक लॉलीपॉप खोला। उसका अंदाज हमेशा की तरह आलसी लेकिन बेहद आकर्षक था। मुझे वह बस दिलचस्प लगता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्क्रीन पर दिख रहा तुम अचानक सिर उठाकर क्लास के कोने में लगे कैमरे को घूरने लगे। तुम्हारी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभर आई। ऐसा लग रहा था जैसे तुम स्क्रीन के पार बैठे लोगों को देख रहे हो। लियू युनशी शांत स्वर में बोली, उसने सचमुच हमें खोज लिया है। चेन शियाओयू की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर यह लड़का है कौन? इसकी निगरानी रोधी क्षमता इतनी मजबूत क्यों है? लियू युनशी अपनी लंबी उंगलियों में लॉलीपॉप घुमाते हुए बोली, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वह वास्तव में कौन है। उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उधर तुमने जल्दी से अपनी नजर हटा ली, पलकों को झुकाकर आंखों की ठंडी चमक छिपा ली। आखिर कौन है जो कैमरों के पीछे से मेरी जासूसी कर रहा है? सालों की भटकती जिंदगी ने तुम्हें बेहद सतर्क बना दिया था। भले ही अब तुम एक अमीर परिवार के युवा मालिक बन चुके थे, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी भी नहीं बदली थीं। शाम को घर लौटने पर लू हुआयुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्कूल कैसा रहा? ढलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुमने तुरंत आज्ञाकारी बेटे का रूप धारण कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लू हुआयुआन ने सीधे एक कटोरा गर्मा गर्म मछली का सूप तुम्हारे सामने रख दिया। तुम अब 12वीं कक्षा में हो। दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। पौष्टिक खाना जरूरी है। उधर ये यूनिंग भी लगातार तुम्हारी प्लेट में खाना परोस रही थी। 12वीं के छात्र सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पास बैठी लूशुई आंखें घुमाते हुए चुपचाप खाना खा रही थी। शायद उसके मन में यही चल रहा था, भैया क्लास में या तो उपन्यास पढ़ते हैं या ईयरफोन लगाकर सोते रहते हैं। मेहनत और इनका क्या संबंध? कमरे में लौटते ही लूशुए तुम्हारे पीछे आ गई। भैया कोई काम था? तुमने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। सीधे होमवर्क की कॉपी उसकी बाहों में थमा दी। मेरा होमवर्क पूरा कर देना। लूशुए का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। भैया ये सवाल मुश्किल नहीं है, आप खुद भी तो कर सकते हैं। तुम हल्की हंसी के साथ बोले, हाँ आसान ही है, इसीलिए मैं इन बेकार सवालों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। थोड़ा रुक कर तुमने आगे कहा, अगर कोई सवाल समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। इतना कहकर तुम बड़े आराम से मुड़ गए। पीछे सिर्फ तुम्हारी बदनसीब बहन रह गई, जिसे अब अपना और तुम्हारा दोनों का होमवर्क करना था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जो लड़का अभी कुछ मिनट पहले अपना होमवर्क तक नहीं करना चाहता था, अगले ही पल उसने एक मोटी फाइल सीधे बी यूनताओ की तरफ भेज दी। यह जानकारी गुआन परिवार के दुश्मनों को बेच दो, पीछे से उनकी सारी सप्लाई लाइन काट दो। फिर तुमने 2 और बेहद खतरनाक फोल्डर भेज दिए। इन्हें शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग को भेजो। उन्हें बता दो कि अगर मामला सार्वजनिक नहीं करना चाहते तो तुरंत कार्रवाई करें। बी यूनताओ ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया भाई चिंग। असल में उन फोल्डरों में गुआनमू द्वारा जीबोदा पर की गई बदमाशी के पक्के सबूत भरे हुए थे। सिर्फ यही नहीं, उनमें उसके मामा की रिश्वतखोरी के खाते भी थे और जीबोदा की खून से लथपथ मेडिकल रिपोर्ट भी। असल में जीबोदा एक समझदार लड़का था। वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करता रहा था और जीबोदा पर जो नर्क जैसी प्रताड़ना हुई थी उसकी वजह कहीं न कहीं शेन छिंगची की एक छोटी सी नेक दिली भी थी। चूंकि वह भी एक पीड़ित था, इसलिए तुमने तय कर लिया था कि यह मामला अंत तक देखोगे। आखिर तुम एक कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक थे। बुराई को सजा देना और अच्छे लोगों की मदद करना तुम्हारे सिद्धांतों में शामिल था। सारा काम खत्म करने के बाद तुमने आदतन क्लासरूम कैमरों के हैकिंग लॉग की जांच की। तुम देखना चाहते थे कि कहीं कोई हैकर कोई सुराग तो नहीं छोड़ गया। लेकिन स्क्रीन पर उभरा IP एड्रेस देखकर तुम एक पल के लिए ठिठक गए। लाइब्रेरी, तुम्हारी भौं हल्की उठ गई। क्या यह फिर से लियू युनशी का काम है? यह चालाक काली लोमड़ी आखिर चाहती क्या थी? वह क्लास के दौरान भी कैमरों के जरिए लगातार तुम पर नजर रख रही थी। तुम स्क्रीन पर दिख रहे IP एड्रेस को घूरते हुए सोचने लगे, क्या इस औरत को कोई सुराग मिल गया है? यह चालाक काली लोमड़ी आखिर चाहती क्या थी? वह क्लास के दौरान भी कैमरों के जरिए लगातार तुम पर नजर रख रही थी। तुम स्क्रीन पर दिख रहे IP एड्रेस को घूरते हुए सोचने लगे, क्या इस औरत को कोई सुराग मिल गया है? लेकिन चाहे यह काली लोमड़ी कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, तुम लू चेन भी कोई ऐसे इंसान नहीं थे जिन्हें कोई मनचाहे तरीके से दबा सके। तुम्हारे होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी, उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में एक ट्रोजन कोड तैयार हो गया। अगर रोज कैमरों से मेरी जासूसी करोगी तो आज इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले दिन कैमरा सिस्टम में पहले से छोड़े गए अपने बैकडोर प्रोग्राम के जरिए तुम आराम से एक मजेदार तमाशा देखने लगे। उधर लाइब्रेरी में लियू युनशी अब भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई थी। वह मेई लियांगशिन को फिर से कैमरे खोलकर तुम्हारी निगरानी करने के लिए कह रही थी। लेकिन जैसे ही मेई लियांगशिन ने माउस क्लिक किया, अगले ही पल कंप्यूटर से कान फाड़ देने वाली अजीब आवाज गूंज उठी, लियू युनशी एक काली लोमड़ी है, काली लोमड़ी, काली लोमड़ी। जासूसी करना मना है, जासूसी करना मना है। अचानक आई इस अजीब आवाज ने बगल में आंखें बंद करके आराम कर रही चेन शियाओयू को इतना डरा दिया कि वह लगभग सोफे से गिर पड़ी। वह चिल्लाई, जल्दी बंद करो इसे। उधर लियू युनशी का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। मेई लियांगशिन घबराकर बार बार कंप्यूटर बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिस्टम पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कंप्यूटर बंद ही नहीं हो रहा था। तुम्हारे द्वारा सेट की गई तीखी हंसी की आवाज के साथ सैकड़ों और हजारों मजाकिया तस्वीरें स्क्रीन
स्क्रीन पर छाने लगी। तुमने सिर्फ लोमड़ी का चेहरा ही नहीं बदला था, बल्कि हर तस्वीर में लियू युनशी का चेहरा लगा दिया था। उसके पीछे एक बड़ी काली लोमड़ी की पूंछ भी जोड़ दी थी। मेई लियांगशिन वहीं हंसी से फट पड़ी। हा हा हा, ये तो कमाल है। चेन शियाओयू भी स्क्रीन के करीब आ गई। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा। वह स्क्रीन पर बने उस मशहूर तिल की ओर इशारा करके लगातार मजाक उड़ा रही थी। दोनों सहेलियां इतनी जोर से हंस रही थीं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो चुका है। लेकिन लियू युनशी का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उससे पानी टपक पड़ेगा। उसने गुस्से में मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और कंप्यूटर पर मारने ही वाली थी। घबराकर मेई लियांगशिन ने तुरंत सीपीयू को कसकर पकड़ लिया। नहीं, इसके अंदर बहुत जरूरी डेटा है। किसी ने नहीं सोचा था कि लियू युनशी गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा दबा जाएगी और खुद अपनी हैकिंग क्षमता से वायरस हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन पूरे 1 घंटे तक मेहनत करने के बाद भी उस जटिल वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वायरस की परत दर परत लगातार खुद को दोबारा बना रही थी। आखिरकार जब उसने मन ही मन स्वीकार किया कि उसने इस छोटे सफेद कमल को कम आंका था, उसी क्षण तुम्हारे वायरस का दूसरा चरण सक्रिय हो गया। जो कंप्यूटर अभी शांत हुआ था वह फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा। हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। लियू युनशी एक बड़ी बेवकूफ है, बड़ी बेवकूफ, बड़ी बेवकूफ। ये आवाज सुनकर तुम बैकग्राउंड से आ रही लाइव फीड देखते हुए संतुष्टि से मुस्कुरा उठे। उधर मेई लियांगशिन और चेन शियाओयू हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो चुकी थीं। आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन उनकी बेधड़क हंसी सुनकर लियू युनशी के चारों ओर खतरनाक आभा फैल गई। वह उस लगभग बेकार हो चुके कंप्यूटर को घूरते हुए बोली, मैंने एक ऐसे छोटे सफेद चेहरे वाले लड़के को नाराज कर दिया है जो जरा सी बात का बदला भी जरूर लेता है। स्पष्ट था कि इस काली लोमड़ी को अब अंदाजा हो चुका था कि यह सब तुम्हारा ही काम है। इतना ही नहीं, वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हारा संबंध किसी शीर्ष स्तर के हैकर से कैसे है। शायद उसके मन में एक और भी डरावना विचार जन्म ले चुका था। क्या यह हो सकता है कि वही लड़का खुद वह रहस्यमयी नंबर 1 हैकर हो? लेकिन चाहे जितना सोच ले, वह यह मानने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि एक 18 साल का हाई स्कूल छात्र दुनिया का शीर्ष हैकर हो सकता है। उसके लिए यह मानना ज्यादा आसान था कि गायब रहने वाले उन 10 वर्षों में तुम किसी बड़े हैकर से मिले हो और वही बार बार तुम्हारी मदद कर रहा है। इसी बीच क्लास की घंटी बज गई। तुम लॉलीपॉप मुंह में दबाए आराम से उपन्यास पढ़ रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे कि 1 साल बाद शायद कोई नई किताब पढ़नी चाहिए। तभी जेब में रखा मोबाइल जोर जोर से कंपन करने लगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर तुम तुरंत समझ गए, यह जरूर लियू युनशी होगी। आखिर वह वायरस तुम्हारी पूरी रात की मेहनत का नतीजा था। खास तौर पर उसी के लिए तैयार किया गया एक शानदार तोहफा। तुमने जल्दी से लॉलीपॉप निकला, फिर किसी सुनसान कोने में जाकर कॉल उठा ली। लू चेन! फोन के दूसरी तरफ से लियू युनशी की दबाई हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी बुरी तरह परेशान किया था। तुम हल्का सा हंसे, लेकिन आवाज पूरी तरह मासूम बनी रही। 7वें मालिक, ऐसी कौन सी आसमान टूटने वाली बात हो गई कि आपने खुद मुझे फोन किया? उधर से तुरंत दहाड़ सुनाई दी। नाटक बंद करो। फोन के पार से भी तुम्हें उसका खतरनाक गुस्सा महसूस हो रहा था। तुम्हें पूरा यकीन था कि उसके पास बैठी दोनों सहेलियां अब तक डर के मारे किसी कोने में दुबकी हुई होंगी। लेकिन तुम बेफिक्री से दीवार से टिक गए और आग में घी डालते हुए बोले, 7वें मालिक, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। मैं तो बस एक सीधा सादा हाई स्कूल छात्र हूँ। मुझे वायरस के बारे में क्या पता। दूसरी तरफ लियू युनशी दांत पीसते हुए बोली, लू चेन, मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यह अभिनय अब हद से ज्यादा हो गया है। फोन पर उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर तुम्हारे होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। 7वें मालिक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। और अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो उसे रिपेयर शॉप पर ले जाइए। इतनी सी बात भी क्या मुझे सिखानी पड़ेगी? तुम्हारी यह व्यंग्य भरी शांत आवाज आग में घी डालने जैसी साबित हुई। उधर से तुरंत दहाड़ सुनाई दी, लू चेन, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी तुम्हारी क्लास में आकर तुम्हें पकड़ लूं। इस खुलेआम खतरे को सुनकर तुम्हारी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। काली पुतलियों में खतरनाक ठंडक फैल गई। तुमने धीमे स्वर में कहा, 7वें मालिक, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ, कृपया मुझे मत डराइए। अगर मैं डर गया तो हो सकता है वह कंप्यूटर सचमुच पूरी तरह खराब हो जाए। लेकिन यह उलटी धमकी सुनते ही फोन के दूसरी तरफ का माहौल अचानक बदल गया। अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी कुछ सेकंड पहले तक आग बबूला हुई लियू युनशी अचानक शांत हो गई। उसका गुस्सा मानो हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच तुम्हें नाराज या डरा देना नहीं चाहती थी। वह न केवल चिल्लाना बंद कर चुकी थी बल्कि उसकी आवाज भी काफी नरम हो गई थी। यहाँ तक कि फोन पकड़े हुए तुम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए।
इस काली लोमड़ी का रवैया इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो लियू युनशी जैसी औरत की भावनाओं को नियंत्रित कर सके? यह तो जिंदगी में पहली बार देखा है। तुम हल्के से मुस्कुराए, जानबूझकर अपनी आवाज लंबी करते हुए बोले, तो फिर यह सब आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा सातवें मालिक। लियू युनशी ने बिना घुमाए फिराए सीधा सवाल किया, कितने पैसे चाहिए? तुमने तुरंत मौका पकड़ा, ज्यादा नहीं, 50 मिलियन। आखिर इस महान हैकर ने पूरी रात जागकर यह उत्कृष्ट कृति तैयार की है। वैसे तो मैं साधारण सुरक्षा प्रणाली लिखकर भी लाखों कमा लेता हूँ। अब जब मैं तुम्हें एक शीर्ष स्तर का वायरस बेच रहा हूँ और उसकी मरम्मत सेवा भी दे रहा हूँ, तो सिर्फ 50 मिलियन मांगना मुझे तो काफी सस्ता लग रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि लियू युनशी ने एक पल भी मोलभाव नहीं किया। इतनी आसानी से मान जाने पर तुम खुद सोचने लगे, कहीं मैंने कम तो नहीं मांग लिए? तुमने कहा, जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद तुमने उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दिया। अविश्वसनीय बात यह थी कि कॉल कटने के 2 मिनट बाद ही मोबाइल में पैसे आने की सूचना बज उठी। 50 मिलियन जमा। तुमने संतुष्ट होकर फोन जेब में रखा, चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर आराम से लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। जैसे ही वहां पहुंचकर फोन करने वाले थे, ऊपर से एक ठंडी लेकिन आकर्षक आवाज सुनाई दी, लू चेन। तुमने सिर उठाकर देखा। सीढ़ियों के अंत में लियू युनशी शान से खड़ी थी। उसका शरीर लंबा और आकर्षक था। पतली कमर, सीधे कंधे और लंबी टांगें उसे बेहद प्रभावशाली बना रही थीं। मेई लियांगशिन ने तुम्हें देखते ही ऐसा चेहरा बनाया जैसे कोई भूत देख लिया हो। वह बार बार पूछने लगी, तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? लियू युनशी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कंप्यूटर ठीक करवाने हैं। कंप्यूटर ठीक करवाने? मेई लियांगशिन की आंखें फैल गईं। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। जिस खतरनाक वायरस को लियू युनशी जैसी विशेषज्ञ नहीं हटा सकी, उसे हटाने की उम्मीद एक हाई स्कूल के लड़के से की जा रही थी। लेकिन उसके मुंह से सवाल निकलने से पहले ही लियू युनशी की एक ठंडी नजर उस पर पड़ी और वह तुरंत चुप हो गई। तुमने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सीधे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। तुम्हारी उंगलियां बिजली की गति से कीबोर्ड पर चलने लगीं। कोड की पंक्तियां झरने की तरह स्क्रीन पर बहने लगीं। लियू युनशी पास बैठी तुम्हें ध्यान से देख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद कंप्यूटर पूरी तरह सामान्य हो गया। तुम कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बोले, हो गया। आखिर यह कोई बहुत मुश्किल समस्या भी नहीं थी। ये सुनते ही लियू युनशी का चेहरा फिर से काला पड़ गया। उसे शायद अब जाकर पूरी बात समझ आई थी। वह इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बेचारी बन चुकी थी। पहले उसका कंप्यूटर तुमने हैक किया, फिर उसे बुरी तरह परेशान किया और अंत में उसी से वायरस हटाने के लिए 50 मिलियन भी वसूल लिए। उधर मेई लियांगशिन ने सिस्टम जांचा, फिर खुशी से लगभग उछल पड़ी। सच में ठीक हो गया और पहले से भी तेज चल रहा है। तुम मुस्कुराए। मैंने सिर्फ वायरस नहीं हटाया, कुछ सुरक्षा खामियां भी ठीक कर दी, फायरवॉल भी मजबूत कर दिया है। मेई लियांगशिन तुरंत बोली, मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें सालाना 1 मिलियन की सैलरी दूंगी। तुमने दोनों हाथ फैला दिए। चेहरे पर पूरी मासूमियत थी। मैं तो बस एक साधारण हाई स्कूल छात्र हूँ। ये सब मैंने अपने एक दोस्त से सीखा है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। फिर अचानक तुमने विषय बदल दिया, और वैसे भी आप कितनी कंजूस हैं, सिर्फ सालाना 1 मिलियन? ये सुनकर मेई लियांगशिन लगभग खून थूकने वाली थी। उसकी नजर में तुम सिर्फ एक छात्र थे और एक छात्र को सालाना 1 मिलियन की नौकरी देना पहले ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन तुम उसे भी कम बता रहे थे। उधर लियू युनशी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। शायद वह मन ही मन यही सोच रही थी, जो लड़का एक ही सांस में मुझसे 50 मिलियन वसूल सकता है, उसकी नजर में 1 मिलियन की सैलरी भला क्या मायने रखती होगी। इसके बाद उसने सीधे अपना फोन उठाकर तुम्हारे सामने कर दिया। स्टूडेंट लू, वीचैट ऐड कर लो। भविष्य में अगर कंप्यूटर में फिर कोई समस्या हुई तो संपर्क करना आसान रहेगा। यह सुनते ही मेई लियांगशिन और चेन शियाओयू के चेहरे वहीं जम गए। लियू युनशी पहले स्कूल में लाइब्रेरियन बनकर आई, फिर खुद उसके लिए किताबों का बैग उठाया और अब एक लड़के से खुद वीचैट मांग रही थी। दोनों ने एक साथ लियू युनशी की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत ने उसका शरीर कब्जा लिया हो। इस समय लियू युनशी आराम से सोफे के हत्थे पर एक हाथ टिकाए बैठी थी। उसका खूबसूरत चेहरा स्वाभाविक रूप से ठंडी और दबदबे वाली आभा बिखेर रहा था। वहीं तुम भी बेपरवाही से कुर्सी पर टिके हुए थे। लंबी टांगें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं और हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारा दबदबा इस जीवित यमराज जैसी महिला से जरा भी कम नहीं था। यहाँ तक कि चेन शियाओयू भी मन ही मन हैरान थी। उसे यह दृश्य अजीब तरह से बेहद सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। अगर कोई आम इंसान होता और दुनिया की शीर्ष हस्ती उससे वीचैट मांगती तो शायद खुशी से पागल हो जाता, लेकिन तुम आम इंसान नहीं थे। तुमने उसकी तरफ देखा और होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अभी जो 50 मिलियन लिए थे वो सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने की फीस थी। जहां तक वीचैट ऐड करने की बात है उसकी अलग कीमत है और पैसे देने पड़ेंगे। लियू युनशी ने जरा भी भौं नहीं सिकोड़ी। उसने सीधा पूछा, कितना? तुमने धीरे से एक उंगली उठाई। हमारी जान पहचान को देखते हुए दोस्ती वाला रेट देता हूँ, 10 मिलियन। धड़ाम। मेई लियांगशिन के मुंह की चाय सीधे बाहर निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 मिनट कंप्यूटर ठीक करने के 50 मिलियन और अब वीचैट ऐड करने के 10 मिलियन। उसे पूरा विश्वास था कि अगर लियू युनशी पागल नहीं है
तो यह सौदा कभी नहीं मानेगी। लेकिन अगले ही पल लियो युनशी मुस्कुराए। ठीक है, मैं अभी हुओ युन से कहती हूँ कि पैसे तुम्हारे खाते में भेज दे। अब मेई लियांगशिन और चेन शियाओयू पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी थी। आज उन्होंने सच में देखा था कि अमीर लोग पैसे कैसे उड़ाते हैं। तुम हंस पड़े। तो फिर धन्यवाद सातवें मालिक। इसके बाद तुमने अपनी बिल्ली वाली प्रोफाइल तस्वीर का QR कोड खोला और बिना झिझक उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसी समय फोन की स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा। भैया, PT पीरियड चल रहा है, आप कहाँ हो? यह लू शुए का संदेश था। भले ही 12वीं की पढ़ाई बेहद कठिन थी, फिर भी यूचेंग हाई स्कूल हर हफ्ते 2 खेल पीरियड जरूर रखता था। तुमने तुरंत जवाब दिया और उससे अपनी छुट्टी लगवाने को कहा। फिर आराम से खड़े हो गए। जाते जाते तुमने लियो युनशी की तरफ देखा। आंखों में शरारती चेतावनी चमकी। सातवें मालिक, मैं क्लास में जा रहा हूँ, पैसे जल्दी भेज देना। अगर देर हुई तो सीधे ब्लॉक कर दूंगा। लियो युनशी अभी तुम्हें छोड़ने उठ ही रही थी कि तुम हाथ हिलाते हुए बाहर निकल गए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तुम्हारे जाने के बाद लियो युनशी तुम्हारी पीठ को देखती रही। मन ही मन उसने राहत की सांस ली। अगर उसके पास इतना पैसा ना होता तो शायद वह तुम्हारा वीचैट भी नहीं जोड़ पाती। बगल में बैठी चेन शियाओयू ने लंबी सांस छोड़ी। आज तो सच में किसी असली उस्ताद से सामना हुआ है। लेकिन लियो युनशी के होंठों पर शैतानी मुस्कान उभर आई। उसकी ठंडी आंखों में दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही थी। इतने में मेई लियांगशिन फिर गपशप शुरू कर बैठी। तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? लियो युनशी का चेहरा गंभीर हो गया। ड्रैगन फ्लेम के मास्टर की पहचान, रेसिंग किंग बाईशु की हैरत अंगेज जीत और अभी अभी दिखाई गई हैकर स्किल। मुझे मानना पड़ेगा कि उसके एक के बाद एक खुलते रहस्यों ने मेरी जिज्ञासा पूरी तरह जगा दी है। लेकिन मेई लियांगशिन ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने कदम नहीं उठाया तो मैं खुद उसे पटाने निकल पड़ूंगी। अगले ही पल माहौल बदल गया। लियो युनशी के शरीर से डरावनी और हिंसक आभा निकलने लगी। उसके होंठों पर खून जमा देने वाली मुस्कान उभरी। फिर उसने केवल 4 शब्द कहे, जरा करके तो देखो। मेई लियांगशिन का पूरा शरीर कांप उठा। वह लगभग सोफे से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। चेन शियाओयू अभी इस बात पर मजाक करने ही वाली थी कि अचानक उसे तेज खांसी का दौरा पड़ गया। उसका चेहरा पल भर में लाल बैंगनी हो गया। कमजोर शरीर मानो किसी भी पल गिर सकता था। मेई लियांगशिन तुरंत उसकी पीठ सहलाने लगी। काफी देर बाद जाकर उसकी सांस सामान्य हुई। लियो युनशी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत पूछा, उस चमत्कारी डॉक्टर का कोई पता चला? मेई लियांगशिन ने बेबसी से सिर हिला दिया। हमने आसमान छूती रकम की पेशकश की थी, लेकिन उसने हर प्रस्ताव ठुकरा दिया। जो लोग उसे ढूंढने भेजे थे उनका भी कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर लियो युनशी की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक जम गई। उसने तुरंत आदेश दिया, इनाम बढ़ाकर 200 मिलियन कर दो। पूरे नेटवर्क पर खोज का आदेश जारी करो। मुझे यकीन नहीं कि वह आदमी हवा में गायब हो सकता है। उसी समय तुम सितंबर की तपती धूप में स्कूल के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। हजारों छात्रों वाला विशाल मैदान। दर्जनों कक्षाएं एक साथ खेल की क्लास कर रही थीं। चारों तरफ छात्रों की भीड़ थी। तुमने सिर्फ सफेद स्पोर्ट्स ड्रेस पहन रखी थी, छोटे और सलीकेदार बाल, पैरों में स्पोर्ट्स शूज। तुम आराम से भीड़ के बीच चलते हुए मैदान में पहुंचे। लेकिन जैसे ही तुम दिखाई दिए, आसपास की कई कक्षाओं की लड़कियां एकदम ठिठक गईं। अनगिनत निगाहें तुम पर टिक गईं। भीड़ में अचानक हैरानी भरी आवाज गूंज उठी, क्या वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? आज आखिरकार असली इंसान को देख ही लिया। कितना हैंडसम है, बस पता नहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। तभी पास खड़े किसी ने बेरहमी से ठंडा पानी डाल दिया। अरे, मेंढक भी हंस का मांस खाना चाहता है क्या? जो भी हो, वो लू परिवार का दूसरा युवा मालिक है। तुमने इन तमाम टकटकी लगाई निगाहों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सीधे मैदान के किनारे जाकर खड़े हो गए। लू शुए हाथ में बास्केटबॉल घुमाते हुए तुम्हारी तरफ देखने लगी। दूसरे भैया, आप कहाँ गए थे? तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वॉशरूम गया था? उसी समय एक दही की बोतल हवा में चाप बनाती हुई तुम्हारी तरफ उड़ी। लियो रुयान जोर से चिल्लाई, भैया चेन पकड़ो। तुमने बिजली जैसी फुर्ती से हाथ बढ़ाया और बोतल को मजबूती से पकड़ लिया। धन्यवाद। मीठे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तुलना में तुम्हें दही ज्यादा पसंद थी। अगले ही पल तीखी घंटी की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। सभी छात्र तुरंत अपनी अपनी लाइन में खड़े हो गए। लेकिन तुम्हारी लंबाई ज्यादा होने के कारण तुम्हें लाइन के सबसे किनारे खड़ा होना पड़ा। उसी समय सांवले रंग और मजबूत शरीर वाली एक महिला आगे आई। वह तुम्हारी खेल शिक्षिका टीचर लियू थी। उनकी नजरें चाकू की तरह तेज थीं। जब वे मुस्कुराती नहीं थीं तो उनसे अजीब सा दबाव महसूस होता था। उन्होंने पूरी क्लास पर नजर दौड़ाई और अचानक मजाकिया अंदाज में बोली, लगता है इस गर्मी की छुट्टी में सबने खूब मजे किए हैं। कुछ छात्र तो पिछले सेमेस्टर से काफी मोटे हो गए हैं। तुरंत पीछे से एक लड़की चिल्लाई, मैम इसे मोटापा मत कहिए, इसे कहते हैं क्यूटनेस का ओवरलोड। पूरी क्लास ठाकों से गूंज उठी। लेकिन तभी टीचर लियू की गूंजती आवाज बिजली की तरह गिरी, आज इस सेमेस्टर की पहली स्पोर्ट्स क्लास है, पहले 2 चक्कर मैदान के लगाओ। अभी जो छात्र हंस रहे थे, अगले ही पल सबकी चीखें निकल गईं। दौड़ने वाली लाइन बिखरी बिखरी सी लग रही थी। भले ही 2 चक्कर सिर्फ 800 मीटर थे, लेकिन पूरी गर्मी आलस करने के बाद सभी के लिए यह पहाड़ जैसा लग रहा था। 2 चक्कर पूरे होने के बाद कुछ गिने चुने छात्रों को छोड़कर बाकी सभी हाँफ रहे थे। कई तो धीरे धीरे चलते हुए पीछे से आ रहे थे। लियू रुयान ने पानी का घूंट लिया और तुम्हारी तरफ देखा। भैया चेन, आपकी स्टेमिना तो कमाल की है, आपको तो पसीना भी नहीं आया। तुमने सामान्य भाव से दही की बोतल खोली। छोटी सी बात है, लू शुए तुम्हें देखकर मन ही मन हैरान थी। उसका दूसरा भाई वाकई साधारण नहीं था। वार्म अप खत्म होने के बाद
टीचर ने सबको फ्री एक्टिविटी की अनुमति दे दी। लुशवे, लियू रुयान और शेन छिंगची बास्केटबॉल खेलने चले गए। तुम स्कूल में दूसरे ही दिन आए थे, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे और अकेले रहने की आदत होने के कारण तुम्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। तुम मैदान के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। मोबाइल निकाला तो देखा कि 10 मिलियन पहले ही खाते में आ चुके थे। फिर तुम आराम से गेम खेलने लगे। उधर बास्केटबॉल कोर्ट पर खेल जोर शोर से चल रहा था। अचानक एक बास्केटबॉल तेज रफ्तार से घूमता हुआ एक गुजरते लड़के की तरफ उड़ गया। सावधान, जल्दी हटो, एक लड़की जोर से चिल्लाई। लड़के ने आवाज सुनकर पीछे देखा, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। सबको लगा कि अगला पल बेहद दर्दनाक होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो तुम्हारी लंबी और सीधी आकृति उसके सामने खड़ी थी। तुमने ठीक समय पर गेंद पकड़ ली थी। सुनरान अभी भी सदमे में था। धन्यवाद। अगर अभी वह गेंद सिर पर लग जाती तो शायद मुझे कंक्शन हो जाता। तुम उसकी तरफ मुड़े। सूरज की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी शालीन दूरी और ठंडा आकर्षण था। गेंद पकड़ने वाली उंगलियां लंबी और गोरी थीं। तुमने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं। यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। सबने सिर्फ एक धुंधली परछाई देखी थी। किसी को समझ ही नहीं आया कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे। वो अभी वहां से यहाँ कैसे आया? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। कुछ लड़कियां भागती हुई आईं। वे बार बार माफी मांगने लगीं। सॉरी, सच में बहुत माफ कीजिए। तुमने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, आगे से खेलते समय थोड़ा ध्यान रखना। फिर तुमने गेंद वापस उन्हें दे दी। उधर लुशवे और बाकी लोग भी दौड़ते हुए आ गए। दूसरे भैया, आप ठीक तो हैं? वो घबराकर तुम्हें सिर से पैर तक देखने लगी। तुम हल्का सा मुस्कुराए। मैं ठीक हूं। लेकिन उस दिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कोर्ट पर खड़ा यह शांत सा लड़का कोई साधारण ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं था। जिसे सब लोग पढ़ाई में कमजोर समझ रहे थे, वही दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क का संस्थापक था। जिसे कुछ लोग सिर्फ एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ बेटा मान रहे थे, वही रेसिंग की दुनिया का बेताज बादशाह और हैकर जगत का रहस्यमय नंबर 1 था।